क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। यस सर। किसी को याद है हमने पिछले बार कौन सी एक्सपेरिमेंट किया था? किसी को याद है हम लोग इस बार कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा था? जहाँ तक मुझे याद है शायद हम लोग ने प्रेशर के बारे में ही आगे पढ़ा था। यस सर सर। हमारा तो प्रेशर हो गया था। क्या क्या फिर से? प्रेशर चैप्टर हो गया था। प्रेशर हो गया था ना, हाँ। तो आज थोड़ा हम लोग प्रेशर से आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आगे लिखा हुआ है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर या फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ये सब के बारे में। तो फिर हम लोग यही करते हैं, नंबर 2 वाला कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये थोड़ा केमिस्ट्री सब के बारे में, केमिकल से सब के बारे में। तो किसी को बीच में भी कुछ डाउट आते रहेगा ना तो वो पूछ लेना। थोड़ा क्लास हम लोग का लेट स्टार्ट हुआ है, उसके लिए सॉरी। थोड़ा इंटरनेट का दिक्कत हो रहा था मेरे को, बट हम लोग ऐसे जल्दी जल्दी से पहले अभी एक वीडियो देख लेते हैं इसका। पहले मैं थोड़ा इससे ब्रीफ बता देता हूँ क्या है कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि आयरन और कॉपर दोनों मेटल्स होते हैं, सबको पता है। दोनों अलग अलग एलिमेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि एक टर्म आता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब कि जब रिएक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब मैंने आयरन और कॉपर को एक जगह पे ऐसे रखा, मान लो कैसे समझाऊं ऐसी चीज। तो हाँ, रिएक्टिविटी का मतलब कि कौन जल्दी सबसे तेज रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने का मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन सबसे जल्दी किसका करेगा। आयरन, अगर मैंने दोनों को सेम मटेरियल के साथ उसको रख दिया, मान लो मैंने पानी के अंदर आयरन रखा और पानी के अंदर कॉपर को रखा, तो वो दोनों रिएक्ट करते हैं। बट सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा? क्या आयरन तेज रहेगा या कॉपर तेज रहेगा? या तो वो रिएक्टिविटी शो करते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम लोग को ये आज प्रूफ करना है कि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, यानी वो जल्दी रिएक्शन करता है, और मतलब कॉपर के कंपैरिजन में। ठीक है, ये तो आज हम लोग सीखेंगे। तो फिर जल्दी से पहले वीडियो देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आगे थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा। सबको आवाज आ रही है वीडियो की? यस सर। To show that iron is more reactive than copper, materials required: 100 ml beaker, iron nail, copper sulfate, distilled water, dilute sulfuric acid, dropper, glass rods, forceps, spatula. Procedure: take a 100 ml beaker and add about 50 ml of water. Pour about a spatula full of copper sulfate in water and stir the solution using a glass rod to dissolve it. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution using a dropper. Drop an iron nail into the solution using forceps. Handle the iron nail carefully. After half an hour of observing the change in the blade's color and copper sulfate solution, observations: the blue color solution of copper sulfate first fades and then changes to green, forming a brown deposit on the iron nail. The chemistry behind the reaction: the brown copper metal is deposited on the nail due to its displacement from copper sulfate by iron. The green color of the solution is due to the formation of iron sulfate. CuSO4 aqueous plus Fe solid give FeSO4 aqueous plus Cu
solid. Copper sulfate plus iron give iron sulfate plus copper. Precautions. We need to make a copper sulfate solution that is just 5%. Too much concentrated solution will mask the green color of the produced iron sulfate. The too little concentrated solution will cause the reaction to proceed extremely slowly. Maintain laboratory protocols. ओके, तो सबने वीडियो देख लिया होगा। किसी को समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा था? सबको पता है ये रिएक्शन क्या होता है? हेलो, क्या तुम लोग ने ये रिएक्शन पहले देखा है? क्या सर? देखा है रिएक्शन? तुम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? हम्म, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो ये होता है एग्जैक्टली यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखा हुआ भी है। इसमें क्या होता है कि मान लो तुमने एक मेटल लिया या फिर कोई एलिमेंट लिया ए, ठीक है, और बीसी एक कंपाउंड है। तो जब तुमने ए को बीसी के साथ मिलाया तो वो क्या करता है कि बी को वहां से ऐसे हटा देता है और खुद वहां पे बी की जगह पे आ जाता है। यहाँ पे पता क्या चलता है कि जो बी है ना वो कमजोर था और ए जो है वो ज्यादा स्ट्रांग था। तो स्ट्रांग लोग क्या करते हैं, वो कमजोर को हटा करके खुद अपनी जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता क्या चलता है कि ए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है बी से। बी कमजोर था इसलिए वो ए उसको वहां से हटा दिया और खुद वहां पे आ गया। सिमिलरली जब ये वाला रिएक्शन हम लोग यहाँ पे ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे ए जो है ना, यहाँ पे जैसे देखते रहे पैरेलली देखते रहो, तुम्हारा एफ ई क्या है, ए की जगह पे है। ठीक है, तुम्हारा CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या है, तुम्हारा BC की जगह पे है। यहाँ पे बी क्या है, कॉपर, और सी जो है वो तुम्हारा SO4 है, सल्फेट। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, तुम्हारा जो सल्फेट है वो आयरन के साथ आ गया और कॉपर तुम्हारा अकेले रह गया। यहाँ पे AC बन गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता क्या चला कि पहले कॉपर इसके साथ था, सल्फेट के साथ था, बट यहाँ पे जब मैंने आयरन मिलाया इस सॉल्यूशन में तो उसमें क्या किया, कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया और खुद वहां पे आयरन आ गया। तो इससे हम लोग को क्या लग रहा था कि कॉपर जो है ना वो कमजोर था और आयरन बहुत स्ट्रांग है। तो उसने क्या किया कि कमजोर को वहां से हटा दिया, कॉपर को वहां से निकाल दिया और खुद वहां पे आ गया। ठीक है, तो इससे पता क्या चलता है कि आयरन ज्यादा स्ट्रांग है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर के कंपेरिजन में, क्योंकि कॉपर को वहां से हटाया है। तो ये चीज हम लोग को क्या पता चलती है कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे कंपेरिजन में, कॉपर में, क्योंकि कॉपर को वो रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, इसकी थ्योरी भी एक इम्पोर्टेंट होती है। आ, हाँ, यहाँ पे देखो, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। A displacement reaction occurs when an atom, a group of molecule, displace by another atom। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को ऐसे रिप्लेस कर देना। ठीक है, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, दूसरे को वहां से हटाना। तो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन occurs when an atom or a group of atoms in a molecule is displaced by another atom, कि वहां से हटा दिया जाता है और खुद को वहां पे ला दिया जाता है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो किसी को थोड़ा सा समझ में आ रहा है ऐसे, मतलब किसी को ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, कि ऐसा कोई किसी को कुछ डाउट है जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर।
तो ऐसे ये रिएक्शन में हम लोग को तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि हम लोग को आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब जैसे देखो ये वाला हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें, तो इसमें क्या है, ये सब तुम्हारे कंडीशन है कि ए जो होता है वो हाइड्रोजन्स, और फिर ये सब ठीक है, ये सब तो बाद में कंडीशंस है। इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि अगर मैंने, अब तुम लोग ये चीज देख रहे हो कि जब मैंने कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट में आयरन को मिलाया था, तो आयरन उसको डिस्प्लेस कर दिया। अब मैं जब आयरन सल्फेट में कॉपर को मिक्स करूंगा, तो क्या ये वाला रिएक्शन वापस बनेगा? क्या क्या वापस से कॉपर आयरन को रिप्लेस कर देगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोग को? दादा सर क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं ना? मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में इस रिएक्शन में क्या किया कि मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, और उसमें मैंने आयरन का नेल डाल दिया था, वो कील डाल दिया था आयरन का। तो अगर मैं यहाँ पे अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहा हूँ कि मैंने आयरन सल्फेट का लिया था सॉल्यूशन, ठीक है, आयरन सल्फेट का लिया था और उसमें मैंने कॉपर डाल दिया, तो क्या ये रिएक्शन करेगा? रिएक्शन करेगा इन द सेंस, क्या कॉपर अब वापस से आयरन की जगह ले लेगा या फिर कुछ नहीं होगा? समझ में? मैं पूछ रहा हूँ कि कॉपर वापस अपनी जगह ले लेगा क्या? सर मुझे लग रहा है नहीं। सर क्यों मुझे भी ऐसा? लग रहा है नहीं। क्यों, कोई मुझे बता सकता है? ऐसे मतलब सिंपल हिंदी में ऐसे बता सकते हो कि कोई कमजोर था या स्ट्रांग था, ऐसे जैसे मैंने समझाया था, अगर साइंटिफिक टर्म्स में क्योंकि दिक्कत हो रही हो तो। क्योंकि कॉपर जो है ना वो कमजोर था और आयरन जो है ना वो स्ट्रांग था। हाँ, ओके, वेरी नाइस। एक्चुअली तो फिर बात वही आ जाती है कि कम कॉपर जो था वो कमजोर है, तो अब जब स्ट्रॉन्ग वाले ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, तो कॉपर उसको वो तोड़ ही नहीं सकता है वो बॉन्ड को, क्योंकि ये कमजोर है। स्ट्रॉन्ग वाले ने अच्छा बॉन्ड बना लिया है, तो इसको साइंटिफिक टर्म्स में क्या बोलेंगे कि कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है, इसलिए वो ये बॉन्ड तोड़ के वापस वहां पर रिप्लेस नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो ये चीज लिखे हुए है। देखो ये वाली चीज, द द अदर एलिमेंट can only be replaced can only be replaced by a more reactive element in the compound which is interacts। यहाँ पे क्या लिखा है? जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वही कंपाउंड में इंटरैक्ट करता है या फिर वही कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट करता है। यहाँ पे क्या था कि ए ज्यादा रिएक्टिव था, तो उसने बीसी का बॉन्ड तोड़ दिया और खुद वहां पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे रिएक्शन जो हम लोग का एक्चुअल रिएक्शन है, वहां पे आयरन जो है वो तुम्हारा ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसने क्या किया, कॉपर के कंपाउंड को तोड़ दिया और खुद वहां पे आ गया। ये चीज अब ऐसे यहाँ पे ना तुम लोग को पता होगा ऐसे कि एक स्टैंडर्ड रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ये रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। इसका मतलब है कि मतलब जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो सबसे नीचे होता है वो सबसे कम रिएक्टिव। देखो यहाँ पे एरो बनाया हुआ है, तो इससे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो एलिमेंट्स ऊपर है वो नीचे वाले सारे एलिमेंट को ना डिस्प्लेस कर देंगे। ये समझ में आया? सॉरी, ये चीज समझ में आया क्या? कि जैसे मान लो यहाँ पे कॉपर ये है, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। हाँ, तो अब दिख रहा होगा तुम लोग को कि मान लो यहाँ पे मैंने पोटेशियम लिया जो सबसे ऊपर है, ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम का कोई कंपाउंड आ जाए, कैल्शियम का कोई कंपाउंड आ जाए, मैग्नीशियम का, जिंक का, आयरन का, ये सब का कोई भी कंपाउंड आ जाए ना, और इसके साथ अगर मैं रिएक्टिव क्या केमिकल रिएक्शन करवाऊँ,
तो वो सारे रिएक्शंस में ना पोटेशियम जो है वो उससे डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, पोटेशियम से स्ट्रांग कोई है ही नहीं, समझ रहे हो? तो हमेशा उसके जो नीचे वो सारे कमजोर लोग हैं, तो अगर मैं रिएक्शन कराने लगूंगा तो वो सबको ऐसे उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड को तोड़ देगा और खुद वहां पे आ जाएगा। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि जो जितना ज्यादा ऊपर है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग है, और जो उसके नीचे है वो सारे कमजोर है उससे। तो फिर कभी भी ऐसे रिएक्शन कराएंगे तो ये वाली चीजें तो कमजोर है और ऊपर वाला हमेशा स्ट्रांग रहेगा। तो इससे ना क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि मान लो इसमें तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि पोटेशियम दैट इज के प्लस तुम्हारा दे दिया मान लो कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, तो क्या ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा? सॉरी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पोटेशियम है प्लस तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट है, तो क्या ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा? तो अब यहाँ पे मुझे देखना क्या रहता है कि पोटेशियम अकेले है, ठीक है, और तुम्हारा कंपाउंड किस चीज का है, कैल्शियम का। अब मैं ये दोनों का देख रहा हूँ, पोटेशियम और कैल्शियम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो मैंने ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज देखी, तो उसमें से मेरे को दिख रहा है कि पोटेशियम जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये ऊपर है और ये नीचे है। अब ये ऊपर का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और कैल्शियम जो है वो पोटेशियम से कमजोर है, वीक है। तो इसने क्या किया कि इसके बॉन्ड को तोड़ दिया, सल्फेट के साथ जो बॉन्ड बनाए हुए थे वो बॉन्ड तोड़ दिया और खुद वहां पे आ गया। तो इसके बाद क्या होता है, कैल्शियम अकेले बचा और पोटेशियम जो है वो बॉन्ड बना लिया। सॉरी सॉरी, थोड़ी खांसी हो गई है मुझे। तो ठीक है, ये वाली चीज आई गेस थोड़ी थोड़ी सी तो सबको समझ में आ रही होगी। यस किसको सर। कुछ थोड़ा सा डाउट है? नो सर। थोड़ी थोड़ी चीज समझ में आ रही है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसे सबको एक बार में समझ आ जाए, बट थोड़ा थोड़ा तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज, अब देखो ये वाली सब क्या है ना, मेटल है, और यहाँ पे अलग से ऐसे दिया हुआ है कि सेम चीज ना ऐसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए लिखा हुआ है। ये वाली चीज भी, ये छोटा सा क्या बोलते हैं, नॉन मेटल के लिए है, और ये वाला लेस जो है वो मेटल्स के लिए है। तो ये वाली चीज याद रख सकते हो, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ना मेरे पास एक सिम्युलेटर का एनिमेशन भी है एक वीडियो में, तो ये वीडियो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर जिसको पहले बार में दिक्कत होगी या अभी किसी को दिक्कत होगी तो वो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वीडियो प्ले कर लेता हूँ। To show that iron is more reactive than copper. Materials required: distilled water, 100 ml beaker, shaving blades, forceps, glass rods, dropper, spatula, copper sulfate, dilute sulfuric acid. Procedure: take a 100 ml beaker and add about 50 ml of water. Pour about a spatula full of copper sulfate in water and stir the solution using a glass rod to dissolve it. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution using a dropper. Drop a shaving blade into the solution using forceps. Handle the shaving blade carefully. After half an hour of observing the change in the blade's color and copper sulfate solution, observations: the blue color solution of copper sulfate first fades and then changes to green
forming a brown deposit on the shaving blade. The chemistry behind the reaction. The brown copper metal is deposited on the shaving blade due to its displacement from copper sulfate by iron. The green color of the solution is due to the formation of iron sulfate. Precautions. We need to make a copper sulfate solution that is just 5%. Too much concentrated solution will mask the green color of the produced iron sulfate. The too little concentrated solution will cause the reaction to proceed extremely slowly. Use the shaving blade carefully. Maintain laboratory protocols. तो आई गेस अगर किसी को दिक्कत होगी तो इस वीडियो में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। किसी को कुछ डाउट है वीडियो में से? किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। तो तुम लोग को सब समझ में आ गया यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी को समझ में आया? कोई मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेगा कि उसको क्या अभी तक समझ में आया, हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे लाइक 1-2 लाइन में बता दो मुझे। ऐसे तो हम लोग नहीं तो ना फिर ऐसे सीधे क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं क्योंकि हम लोग की क्लास थोड़ी लेट हुई थी स्टार्ट और हम लोग के पास अभी 15 मिनट ही है। तो कैसे बताओ, मतलब क्या एक बार मैं वापस से थ्योरी एक्सप्लेन कर दूं या फिर हम लोग थोड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं? कोई मुझे बताओ क्या करना है तुमको? सर क्वेश्चन करें? चलो ठीक है, हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम है नहीं हम लोग के पास। मैं कुछ टाइम लास्ट में डाउट्स के लिए रखना चाहता हूँ। 10 मिनट में हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिखा रहा हूँ, जिसको आंसर पता होगा वो ऐसे आंसर अनम्यूट करके बोल देना, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन कंबशन? कंबशन करने में कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिल्कुल सही आंसर है। जैसे तुम लोग को पता होगा, ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर है। जो कंबशन होता है या फिर जो आग जलती है, उसमें क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कारण कंबशन आसानी से होता है या फिर अच्छे से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बर्निंग एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ। ये वाली चीज है, मेरे को नहीं लगता वीडियो में या फिर कहीं पर एक्सप्लेन कर गई होगी। बर्निंग एलपीजी क्या होता है? जैसे एलपीजी क्या होता है, वो चूल्हे वाली चीज होती है। तो क्या लगता है तुम लोग को, क्या वो बहुत अचानक से जल जाता है या फिर धीरे धीरे आई जलता है? थिंक ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रैपिड कंबशन। देखो रैपिड कंबशन एक्चुअली बोल यस सकते हैं सर। उसको। हम्म। रैपिड कंबशन का मतलब वो जल्दी जल्दी बर्न कर जाता है और हीट अच्छे से रिलीज करता है। ठीक है, एलपीजी का काम भी वही होता है कि वो ना हीट ज्यादा अमाउंट में रिलीज करे। स्लो कंबशन वो उसको बोलते हैं जिसमें बहुत कम अमाउंट में हीट जनरेट होता है और बहुत धीरे धीरे चलता है। जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी हो गया, वो स्लो कंबशन करते हैं, वो बहुत धीरे धीरे चलता है। लकड़ी होगा या फिर कोयला हो गया, वो सब बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। substances that catch fire are called। ये बताओ। फॉर सर।
ऑप्शन नंबर 4। चलो बिल्कुल सही है। कंबस्टिबल मटेरियल्स को वो बोलते हैं जो जल जाते हैं, विच इज अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। नॉन कंबस्टिबल मतलब जो नहीं जलता है। ऑप्शन सेकंड सर। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। ये तो आई गेस बहुत आसान क्वेश्चन है, तो किसी को डाउट नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर at which the substance burns is called। ओके ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 सर। बिल्कुल सही है, कीटलिंग टेम्परेचर। ठीक है, कीटलिंग टेम्परेचर या फिर होता है इग्निशन टेम्परेचर, दोनों सेम ही चीज है। किसी किसी बुक्स में इग्निशन टेम्परेचर लिखा होता है। तो वो क्या होता है, ये टेम्परेचर ना वो वो टेम्परेचर होता है दैट इज कि जिसपे वो जस्ट बर्न करना स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, मतलब ये लोवेस्ट टेम्परेचर है। मान लो तुम्हारा, मेरे पास एक पेपर है और वो पेपर ने से 50 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो 50 डिग्रीज क्या होगा उसका काइंडलिंग टेम्परेचर होगा। ठीक है, अगर लेकिन मैंने उस पे ऐसे 60 डिग्री या 100 डिग्री उस पे ऐसे टेम्परेचर उसको दे दिया, जल तो जाएगा, बट वो उसका काइंडलिंग टेम्परेचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे जस्ट बर्न करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, डैश हैज अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। मैंने अभी बताया कि काइलिंग टेम्परेचर और इग्निशन टेम्परेचर सेम चीज होता है। ठीक है, तो ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन 1। वन इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और सोचो थोड़ा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इल्यूमिनस। इल्यूमिनस का मतलब तो वो होता है जो ऐसे खुद से ग्लो करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। किसी ने बी बोला क्या? डी डी। डी, नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी। ऑप्शन, देखो देखो, सुनो 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 सुनो, ऑप्शन बी जिसने बोला वो सही है। अब इसको समझना कैसे है, मान लो मेरे पास ना एक, जैसे ये अबव वाला क्वेश्चन था ना, ये वाली चीज, मेरे पास पेपर है, ठीक है, और मेरे पास आयरन नेल है। ठीक है, मैंने ना दोनों को ऐसे साइड बाय साइड रखा है एक टेबल के ऊपर ऐसे, और मैं ना दोनों को गर्म कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने 10 डिग्री किया, फिर 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 40 डिग्रीज। ठीक है, मैं ऐसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर तुम लोग को क्या लगता है कि सबसे पहले जलना स्टार्ट कौन सा करेगा? मान लो मैंने, चलो ठीक है, वो नेल जो है वो नहीं जलता है, मैंने पेपर और लकड़ी रखा। ठीक है, पेपर और लकड़ी ऐसे दोनों ऐसे सेम जगह पे रखा हुआ है और मैं धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। 10 डिग्री किया, 20 डिग्रीज किया, 30 डिग्रीज, 40, 50, ऐसे बढ़ा देते हैं, 100, 150 डिग्रीज तक जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कौन सा चीज जलने लगा, पेपर या फिर लकड़ी? पेपर पेपर। पेपर पेपर। तो इससे इससे हम पेपर। लोग को क्या पता चल रहा है कि वो ना कम टेम्परेचर पे जलना स्टार्ट कर दे रहा है। यानी क्या है कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है या फिर काइंडलिंग टेम्परेचर जो है वो कम है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या चीज है कि जो चीज जितनी आसानी से जलती है, ठीक है, उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना कम होता है, उतना कम हम लोग को हीट देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से जलना स्टार्ट कर देता है।
अब वुड को क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया पेपर और ऐसे वुड है, लकड़ी रखा हुआ है, ये मान लो पेपर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो फ्लेमेबल है, वो बहुत आसानी से जल सकता है। और यहाँ पे मैंने क्या वुड को रखा, इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक में लेके आया, तब वो जलना स्टार्ट किया। तो फिर इग्निशन टेम्परेचर किसका कम हुआ, पेपर का या वुड का? किसका? पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम हुआ, पेपर का टेम्परेचर कम हुआ ना, 50 डिग्रीज पे ये जलना स्टार्ट कर दिया। और वुड जो है वो 100 डिग्रीज पे जा रहा है, तो टेम्परेचर कम किसका हुआ? पेपर का। पेपर पेपर का पेपर का। तो इसीलिए जो चीजें जलना आसान होती है ना, उसका टेम्परेचर कम होता है, इग्निशन टेम्परेचर। समझ में आया? यस सर। चलो सही है, ठीक है। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी 14 हो चुका है, 20 तक की क्लास रहती है। मेरी थोड़ा तबीयत भी अच्छी नहीं चल रही। ऐसे करते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं डाउट से सब क्लियर कर लूंगा 5 मिनट में, अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो। फिर उसके बाद क्लास एंड कर देंगे हम लोग। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज नोन एज, ये तो डेफिनेशन है। इग्निशन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट, इग्निशन टेम्परेचर या फिर काइंडलिंग टेम्परेचर जो ऊपर था, वो क्या है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर। ठीक है। यहाँ पे आगे और कुछ क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं, तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी। ये बताओ, substances that have low ignition temperature and catch fire, ये तो अभी ऊपर किया हम लोगों ने, लो इग्निशन टेम्परेचर। ये ऊपर अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, नहीं। ऑप्शन जो नंबर बी आसानी से हाँ, तो फ्लेमेबल, फ्लेमेबल और कंबस्टेबल एक ही चीज होती है। ठीक है, तो ये इसका दोनों आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का एग्जांपल बताओ। एलपीजी। एलपीजी गैस एलपीजी गैस। एलपीजी गैस, एक मिनट। हाँ, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। हम्म, तो ऑफ कोर्स इसका एलपीजी गैस होगा। इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल दोनों सेम ही चीज होती है, तो इसका आंसर भी ना ये सेम होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसका एलपीजी गैस बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, फायर वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन बिल्कुल सही है, धमाका होता है वो। ठीक है, तो ऐसे 10 क्वेश्चंस थे, हम लोग ने जल्दी कर लिया। ठीक है। हम्म, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया। Substances that have a very low ignition temperature and can catch fire easily, ए इसका आंसर प्रॉब्लली गलत दिया हुआ है, क्योंकि फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल चीजें एक ही होती है, और कंबस्टिबल का मतलब भी वही होता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज ही होना चाहिए। और लो इग्निशन टेम्परेचर, आई गेस जहां तक मुझे पता है तो फ्लेमेबल और उसका सेम ही होता है। और इसको ना एक बार गूगल कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को भी डाउट आ रहा है।
क्लैरिफाई हो जाएगा। इन देखो, हाँ, इसका ना दोनों आंसर है, इनफ्लेमेबल भी और फ्लेमेबल भी, क्योंकि वो दोनों सेम चीज होती है, तो हम लोग ने सही किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत वैसे नहीं है, इसका ऑप्शन गलत दिया भाई। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो आज का एक्सपेरिमेंट ज्यादा मुश्किल नहीं था, सेम ही था, आसान था। ये भी हो सकता है ये वाली चीज तुम लोग को याद करनी पड़े, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो सब याद कर सकते हो। किसी को आज के एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट है? मैं स्क्रीन शेयर एंड कर रहा हूँ। किसी को कुछ नो डाउट सर। है? नो सबको सर। आज का सबको आज का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? यस यस सर। यस सर। सर ठीक है, ठीक है। फिर तुम लोग की इसके बाद क्लास है क्या? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। ठीक है। आई गेस तुम लोग 8:20 टाइम हो गया है, ठीक है। अच्छा लगा, क्लास अच्छी गई। थोड़ा यस। मुझे लेट हो गया था, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा, यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा था। तो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, मुझे नेक्स्ट क्लास फिर लेना है। ठीक है, बाय सबको। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सबको। बाय सर। बाय मैम। बाय मैम।